हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, सेशन में देखने वाले हैं। तो वैसे बच्चे जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, चाहे वो जैक बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं, चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शंस दिए गए हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो एक बात मैं बता दूं, ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th के साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आगामी एग्जाम जो होने वाला है 2025 में उसमें बच्चों को हेल्प हो सके। तो अगर आप चाहते हैं हेल्प लेना, बेनिफिशियली आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन पूछा जा रहा है। तो इंसुलिन तो नहीं है, थायरोक्सिन भी पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन भी पादप हार्मोन नहीं है। ये तीनों जो है ये ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन के बॉडी में जनरेट होने वाले हार्मोन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया सिर्फ एक ऑप्शन साइटोकिनिन जो है ये पादप हार्मोन है। तो याद रखेंगे पादप हार्मोन कौन है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, जो कि ऑप्शन डी में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देख सकते हैं स्क्रीन में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेपस, एक्सान, आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होता है उसको सिनेपस कहा जाता है। ऑप्शन बी सिनेपस बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है सिनेपस कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो ह्यूमन का जो मस्तिष्क होता है वो किस चीज के लिए उत्तरदायी है? आपको आंसर बताना है। तो बताइए मस्तिष्क जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए? जी बिल्कुल। हृदय संबंधन के लिए, हार्ट बीट के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। सारा कंट्रोल जो होता है माइंड से होता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस होता है, उसको भी बनाने के लिए जो है मस्तिष्क काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी ऑप्शन सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, ठीक है। याद रखेंगे मस्तिष्क जो होते हैं, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हार्ट बीट के लिए भी यानी हृदय स्पंदन के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। फिर देख सकते हैं हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन क्या है? हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो होते हैं वो कहां से स्रावित होते हैं? रिलीज होते हैं, ठीक है। हार्मोन जो होते हैं वो कहां से रिलीज होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होते हैं, रिलीज होते हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होते हैं। याद रखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड से जो होता है हार्मोन स्रावित होते हैं। इंग्लिश में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसका भी नाम याद रखेंगे, इंडोक्राइन है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड से जो है हार्मोन सारे स्रावित होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग किसके कमी से पनपता है? ऑप्शन दिए गए हैं चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। तो घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। याद रखेंगे घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। जब हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो घेंगा रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है यानी हर व्यक्ति को
वाटर और नमक अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी भी साफ सुथरा पीना चाहिए और नमक भी जो है अच्छे क्वालिटी का जो है नमक इस्तेमाल करना चाहिए। तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। याद रखेंगे, ये भी बात महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। देखिए यहां से क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, रक्त की कमी बोले या फिर हीमोग्लोबिन की कमी बोले या फिर आयरन की कमी बोले, तीनों जो है बात एक ही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी या फिर रक्त की कमी, इन तीनों की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। यह बात भी आप याद रखेंगे। मोटापा से जो होता है जनरली शुगर होता है। शुगर और बीपी की जो समस्याएं होती है, देखते होंगे जो अत्यधिक मोटे व्यक्ति होते हैं, जो फैट व्यक्ति होते हैं, उसको अधिक चांसेस होता है कि शुगर बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा पादप नियंत्रक जो है फल बेचने वाले के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? एब्सिक्स अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इथाइलिन। इथाइलिन जो है पादप नियंत्रण जो होते हैं फल बेचने वाले, किसके द्वारा क्या उपयोग किया जाता है? इथाइलिन का। तो इथाइलिन क्या है? पादप नियंत्रण है जो कि फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्नाशय, थायराइड, ऑप्शन सी पैराथायराइड, ऑप्शन डी प्यूटरी ग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। इसका सही आंसर होगा अग्नाशय, यानी पैनक्रियाटिक, है ना। पैनक्रियाटिक जो है अग्नाशय, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? डायलिसिस का मतलब क्या होता है? तो डायलिसिस का जो मतलब होता है वो होता है फिल्टर करना। ह्यूमन का जो किडनी होता है, बेसिकली उसका फंक्शन क्या है? किडनी का जो फंक्शन होता है, किडनी का जो फंक्शन होता है, इम्प्योर ब्लड को क्या करता है? प्योर करता है ना। ब्लड में जो भी इम्प्योर सबस्टेंस मिले होते हैं उसको क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है, छानने का काम करता है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही जो है फिल्टर का काम होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? एक तरीके का छलनी का काम करता है। जिस तरीके से आप लोग घर में चाय बनाते होंगे तो चाय को छलने के लिए आप लोग छलनी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सारी गंदगी क्या होती है? छलनी के ऊपर ही रह जाती है। ठीक उसी तरीके में मानव में जो होता है, मानव के ब्लड में बहुत सारे जो इम्प्योर सबस्टेंस होते हैं उसको अलग करने के लिए, फिल्टर करने के लिए जो है नेफ्रॉन का इस्तेमाल, नेफ्रॉन जो होता है उसको क्या करता है? फिल्टर आउट करने का काम करता है। अगला है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है एक अपचयन अभिक्रिया है। याद रखेंगे, भोजन का जो पचना होता है, भोजन का जो पचना होता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, एल्युमिनियम। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो है, जो महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व है वो है आपका आयोडीन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्या है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, उसका जो है किस ग्लैंड से स्राव होता है, किस ग्लैंड से निकलता है, रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। तो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। याद रखेंगे, वृद्धि जो हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि से स्राव होते हैं, रिलीज होते हैं। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना।
पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। अगला है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। देखते होंगे पेड़ पौधे के जो पत्ती होते हैं वो मुरझाते भी है, मुरझाते हैं। तो पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। एबिस्किस अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा एबिस्किस अम्ल। पत्तियों का मुरझाना जो होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, वो एबिस्किस अम्ल के वजह से होता है। अगला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। ह्यूमन ब्रेन का जो जो भाग होता है, कौन सा भाग जो होता है मुख्य रूप से सोचने वाला भाग होता है। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ऑप्शन डी अग्र मस्तिष्क। तो राइट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो मुख्य भाग होता है जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जा रहा है, तो मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क होता है भाग, वो सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। जो हम लोग सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, वो किसके मदद से करते हैं, अग्र मस्तिष्क के मदद से कर पाते हैं। तो प्रम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क ये तीनों क्या है, ये जो है मस्तिष्क के भाग हैं। ये भी याद रखेंगे, मस्तिष्क के ये सब क्या है, भाग हैं। पहला पहला कौन सा है, प्रमस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, हम ये सीक्वेंस में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया आपका, तीसरा हो गया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है मुख्य रूप से सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं, जिसके ऊपर जो है जिसके ऊपर जो है कंट्रोल नहीं होता है हमारा। तो सारी क्रियाएं जो है, वो सारी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु, मेडुला, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो मेडुला की मदद से होता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है जैसे रक्तदाब, लार आना, बमन आदि, ये सारे जो है मस्तिष्क के जो मेडुला पार्ट होता है उसी के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न क्या है, जिब्रेलिन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है। याद रखेंगे जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है। अगला है शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है। शरीर में जो होता है बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र की मदद से, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र से। शरीर में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो बैलेंस होता है, वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की मदद से ही हो पाता है। अगला है हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नालिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो होगा बिल्कुल सही होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है हार्मोन रिलीज होते हैं। आगे बात करते हैं ग्वेटर या घेंगा रोग किससे पनपता है। आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं। ज्ञानेंद्रियां जिसे यानी सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है, सेंसरी सेंसरी ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी में जो है, ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। पहला हो गया नोज है, टंग है, एयर है, स्किन है,
नोज, टंग, एयर, स्किन और आई। आई भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है ना। ये 5 जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, जो क्या करते हैं? सेंस करने का काम करते हैं। नोज जो होता है, नोज किसी भी स्मेल को बता देता है कि स्मेल किस तरीके का है और किधर से रहा। टंग जो होता है, जीभ, ये टेस्ट को सेंस करके बता देता है। एयर जो होता है, साउंड सेंस कर लेता है कि किधर से साउंड जो आ रहा है। स्किन की बात करते हैं तो स्किन भी देखते होंगे, सेंसरी ऑर्गन है, ये भी बहुत जल्दी सेंस कर लेता है। जैसे आग के सामने अगर आप लोग स्किन को, हाथ को ले जाते होंगे, तो छूने के बाद, स्किन में टच होने के बाद आप लोगों को ये पता चल जाता है, सेंस लग जाता है कि क्या है, हीट है या फिर ठंडा है। तो स्किन भी क्या एक सेंसरी ऑर्गन है, आई भी हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाला ज्ञानेंद्रिय कौन है? नाक, जीहा, कान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी, ये सभी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला प्रश्न क्या है? मस्तिष्क से निकलने वाले तंत्रिका ए कहलाती है। कपाल तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका, मेरु तंत्रिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कपाल तंत्रिका। मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो क्या कहलाती है? कपाल तंत्रिका कहलाती है। थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? तो थायरोक्सिन का जो स्रवण होता है वो थायराइड पे होता है। मानव में डायलिसिस थैली, नेफ्रॉन, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, एबिस्किस ये भी पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एबिस्किस, ये सारे जो है पादप हार्मोन है। क्या है? ये सारे जो है, ये सारे पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन डी जो होगा फाइनली आंसर सही होगा। छू मुई की पत्ती की गति कैसी होती है? छू मुई की जो पत्ती होती है उसकी गति किसके मदद से होती है? तो कंपानुकुंचन होती है, याद रखेंगे। छू मुई की जो पत्ती होती है वो कैसी होती है? वो कंपा कंपानुकुंचन के मदद से होती है, कंपानुकुंचन गति होती है। अगला है भोजन का पाचन। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन। फल बेचने वाले के द्वारा कौन सा किसका इस्तेमाल किया जाता है? इथिलीन का। आगे बात करते हैं, अगला है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायी, ऑप्शन डी बेचैनी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ग्राही। ग्राही एक ऐसी संरचना है जो उद्दीपन की पहचान कराती है। तो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। अगला है कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है? ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। जिब्रेलिन नहीं, ऑक्सिन नहीं, एबिस्किस नहीं, इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। हमारे बॉडी में दूसरा सबसे बड़ा जो ऑर्गन्स है जिसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। और इसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहा जाता है। तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। और यही इंसुलिन जो है ब्लड ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करता है। तो याद रखेंगे इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के स्तर को जो होता है नियंत्रण करता है। और ये कहां से रिलीज होता है? पेनक्रियाज के यानी अग्नाशय के बीटा सेल से रिलीज होती है। अगला है पत्तियों का मुरझाना इनमें से किसके प्रभाव से होता है? तो पत्तियों का मुरझाना जो है
ये एबिस्किस एबिस्किस अम्ल के वजह से होता है। एबिस्किस एसिड के वजह से जो है पत्तियों का मुरझाना आप लोग देखते होंगे। अगला है मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा भाग है? वो होता है अग्र मस्तिष्क। याद रखेंगे, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है उसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अग्नाशय। पेनक्रियाज जो होता है ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसमें दोनों तरीके की जो ग्रंथि होती है पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अग्नाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? जो ह्यूमन किडनी होता है देखते होंगे, तो ह्यूमन किडनी के बीच में जो होते हैं इस तरीके का एक स्ट्रक्चर सॉरी ग्लैंड होता है जो कि दोनों किडनी के ऊपर में पाया जाता है। तो ये जो ग्लैंड है इससे एक हार्मोन सिक्रेशन होता है और इस ग्लैंड का क्या नाम है? इस ग्लैंड का नाम है एड्रेनल। इसका नाम क्या है? एड्रेनल। ये जो है किडनी के ऊपर में इस तरीके के पाए जाने वाली क्या होती है? ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल लास्ट वाला यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? तो जीवों में जो है ध्वनि ग्रहण हम लोग जो करते सुनते हैं उसके लिए कौन सा संवेदी अंग है? तो श्रवणग्राही, जैसे कान। कान क्या है? कान जो होता है श्रवणग्राही अंग है। कान हमारा सेंसरी ऑर्गन है, महत्वपूर्ण एक सेंसरी ऑर्गन है जो साउंड को सेंस करता है। अगला है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि का जो नाम है वो है थायराइड ग्रंथि। ये काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न क्या है? जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं और आपको जो है सही कथन बताना है। तो चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही दिया गया है। जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। जंतुओं में जो गति का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है और कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके मदद से होता है? तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों के द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है। दूसरा देखते हैं, तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन विद्युत आवेग के द्वारा करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि तंत्रिका ऊतक जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है विद्युत आवेग के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव के मदद से क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो दोनों ऑप्शंस दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही कहे गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों जो दिए गए हैं दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें भी जो है तीन कथन दिए गए हैं और आपको बताना है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे कथन को पढ़ते हैं। पहला है, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरु रज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि पूरे शरीर की तंत्रिकाएं जो होती है मेरु रज्जु में मस्तिष्क
को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में क्या होती है, मिलती है। प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं, नहीं, ये गलत दिया गया है। प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो मस्तिष्क में नहीं बनता है, कहां पे बनता है, ये मेरुरज्जु में बनता है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ती चाप कहां पे बनता है, तो मेरुरज्जु में बनता है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होता ऑप्शन, अगर मेरुरज्जु दिया होता तो ऑप्शन दूसरा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा, तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष है, यह भी बिल्कुल सही कहा गया है। यानी ऊपर के जो 3 कथन दिए गए थे मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया के संदर्भ में, ऊपर के पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शंस आपके केवल 1, पहला तो सही है, यहां दूसरा दिया गया तो दूसरा तो है नहीं, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड क्या है, सही है, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, मेरुरज्जु के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सही दिया गया है। मेरुरज्जु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, यह बात तो बिल्कुल सही है। मेरुरज्जु जो होती है तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है, यह कथन जो कही गई है बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग ना होते हुए प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये जो कथन कहा गया बिल्कुल गलत कहा गया, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा मात्र ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला जो कथन है सही है कि मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। अगला है, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित को आप टिक लगाएं। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, नहीं। अग्र मस्तिष्क जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अग्र मस्तिष्क जो होता है सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, जो हम लोग सोचते हैं ना उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। तो पहला तो गलत हो गया। पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है, नहीं। पश्च मस्तिष्क से जो है मुख्य रूप से सोचने का भाग नहीं है, सोचने का भाग कौन है, अग्र मस्तिष्क है। तो ऑप्शन 2 भी क्या है, गलत है। उपयुक्त में से कौन, 2 ही ऑप्शन दिए गए थे ना, 2 ही कथन दिए गए थे, तो ना पहला सही है और ना दूसरा सही है, यानी ऑप्शन डी ना फर्स्ट सही ऑप्शन है और ना ही सेकेंड वाला जो कथन है सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां होती हैं, कौन सा सही है ना, सही बताना है आपको कि इनमें से जो कथन दिए गए कौन सा कथन सही है। पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां होती, ये बात सही है। जो पादप होते हैं उसमें ना तो तंत्रिका तंत्र होती है और ना ही पेशियां होती है। जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश ना जनित कर सकती है और ना ही संचालित कर सकती है। ऑप्शन दूसरा का क्या क्या है, जंतु कोशिकाएं सतत जो होती है यानी लगातार विद्युत आवेशन जनित कर सकती है और ना ही संचालित कर सकती है। तो ऑप्शन दूसरा भी क्या है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा जो कथन दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य है। तो फाइनली ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, पादपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार करें, है ना। फूल मूल की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है, जो इसकी वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा नहीं है, पहला गलत दिया गया। पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रिकल
केमिकल साधन का उपयोग करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही कहा गया है। पादप जो होते हैं, पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल केमिकल का उपयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तीसरा देखते हैं, पादप कोशिकाओं में गति के लिए जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्ट प्रोटीन होती है, नहीं। पादप कोशिकाओं में गति के लिए जो है जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह कोई विशिष्ट प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड भी क्या है, गलत है, और ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है। इसमें मात्र ऑप्शन जो कथन 2 था मात्र सही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। मात्र ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में सही है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार विमर्श करें। एड्रेनिल, एड्रेनिल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन उपयुक्त हार्मोन में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार मार्क लगा ले, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं हार्मोन्स दिए गए हैं, एड्रेनिल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जंतुओं में लड़ने और भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का काम करता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा ओनली फर्स्ट, एड्रेनिल। एड्रेनिल है ना, तो ओनली ऑप्शन ए एड्रेनिल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज होता है। दूसरा पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन रिलीज होती है। तीसरा पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होती है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। सही बताना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। तो तीनों सही सुमेलित दिए गए हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, रिलीज होता है, स्रावन होता है। प्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, इससे वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये भी बात सही कही गई है। और पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और इंसुलिन हार्मोन जो होता है ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। और इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। तो तीनों जो है बिल्कुल सही है। तो फाइनली इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सुमेलित क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे, और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है अब तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जामों में भी रिपीट हो सकता है। तो आप इसको जो है याद कर लेंगे, बेहतर होगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स दिला सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।